नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जाइडस कैडिला कंपनी को वायराफिन दवा के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई से मंजूरी मिल गई है। कंपनी का कहना है ये दवा अगर कोरोना मरीज शुरुआती स्टेज में ही ले लेता है तो ये मरीज को तेजी से ठीक होने में मदद करेगी और बहुत सारी जटिलताओं से बचा सकती है। इसके अलावा जाइडस का दावा है कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद 7 दिन में ही 91.15% कोरोना पीड़ितों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है। बता दें, डीजीसीआई ने सिर्फ मॉडरेट श्रेणी के मरीजों में ही इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी है। डीजीसीआई ने जाइडस कैडिला कंपनी के पेगिलेटेड इंटरफेरेन अल्फा 2B दवा को ये मंजूरी दी है, जिसे वायराफिन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ऑक्सीजन के संकट के कारण मरीजों की मौत हो रही है, जिसके कारण हाहाकार मचा हुआ है। अब इस संकट को खत्म करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जर्मनी से मंगाने का विचार किया है। कहा जा रहा है ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जर्मनी से 1 हफ्ते में भारत आ जाएंगे, जिसके बाद इनको आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस अस्पतालों में लगाया जाएगा, जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को कोरोना के मामले में अमाइकस क्यूरी से अपना नाम वापस लेने की अनुमति दे दी है। साल्वे ने कहा कि सीजीआई बोबडे से उनकी स्कूल और कॉलेज की दोस्ती के कारण इसको हितों के टकराव के रूप में देखा जा रहा था, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि आपको दिए गए बयानों से काफी तकलीफ पहुंची है और हम उसका सम्मान करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों द्वारा कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामलों को नहीं लेना चाहता था और ना ही उनको इन मामलों में कार्रवाई करने से रोका गया है, इसलिए वकीलों द्वारा की गई आलोचना पूरी तरह से गलत है। कोरोना के मामलों पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे का रुख करते हुए कहा कि आदेश जारी होने से पहले ही उस चीज के लिए आलोचना की जा रही थी जो वैसी थी ही नहीं। क्या इस तरह से वरिष्ठ अधिवक्ता बिना आदेश को देखे बोलते हैं? क्या ये तरीका है? जस्टिस भट्ट ने कहा कि श्रीमान दवे, हमने उच्च न्यायालयों के बारे में एक शब्द नहीं कहा, हमने केंद्र से हाई कोर्ट से संपर्क करने के लिए कहा था। जिसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने कहा कि हमें लगता है कि संस्थानों को आलोचना से मजबूत किया जाएगा। बता दें, सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिए जाने को अनुचित बताया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट यदि नागरिकों के बारे में चिंतित था तो ये सुनिश्चित करने के लिए पहले स्वतः संज्ञान हस्तक्षेप करना चाहिए था कि सरकार ठीक से काम करे और ये कि कोविड रोगियों को पर्याप्त अस्पताल, टीके, दवाएं, ऑक्सीजन की आपूर्ति उपलब्ध रहे। इसलिए जब हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना नैतिक रूप से अनुचित है। इसके साथ ही वरिष्ठ वकील ने कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया। उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए ऐसा किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे आज से रिटायर हो गए हैं। आज अपने कार्यकाल के आखिरी दिन देश के चीफ जस्टिस पद की कमान जस्टिस NV रमन्ना को सौंपने से पहले बोबडे ने कहा, इस अंतिम सुनवाई के दौरान मन में मिला जुला एहसास है। मैं पहले भी बेंच में रह चुका हूं, लेकिन ये भावनाएं इतनी मिली जुली हैं कि मैं कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह पा रहा हूं। बता दें, पूर्व CJ रंजन गोगोई के बाद ऐसे बोबडे देश के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। उनके कार्यकाल के दौरान बहुत से मामलों को लेकर उनकी तीखी आलोचना हुई। जब 2019 में उन्होंने CJI पद की शपथ ली थी, उस वक्त ही उनके सामने धारा 370 को हटाए जाने की चुनौती देने वाली करीब 100 याचिकाएं थीं। इसके अलावा उनके कार्यकाल में इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता, रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा और कोरोना के समय सबसे बड़े मजदूरों के पलायन जैसे मुद्दे अनसुने ही रह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में बड़ी त्रासदी हो सकती है। उन्होंने पीएम से कहा कि दिल्ली में आने वाली ऑक्सीजन को बाकी राज्य रोक रहे हैं, कृपया करके उन राज्यों को एक फोन कॉल कर दीजिए। केजरीवाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि भारत में वैक्सीन की कीमत एक जैसी ही होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वन नेशन वन रेट के तहत वैक्सीन की कीमत एक जैसी हो। केजरीवाल ने कहा कि एक देश में एक ही सामान की कीमत अलग अलग क्यों है। बता दें, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र को 150 के आसपास तो राज्यों को 400 रुपए में कोविशील्ड की वैक्सीन देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर हुई बैठक में आज पूरा ध्यान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खींचा। उन्होंने पीएम मोदी से हाथ जोड़कर कई बार अपील की और बताया कि कैसे ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में त्रासदी आ सकती है। ये सब कुछ टीवी पर लाइव जा रहा था, जिसके बाद बैठक के दौरान ही प्रधानमंत्री ने उनको टोका और चर्चा को लाइव करने के लिए नाराजगी जताई। इसके बाद केजरीवाल ने लाइव करने के लिए माफी मांगी। इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि केंद्र सरकार ने इस मामले में केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जब विवाद गहराया तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस पर खेद जताया। सूत्रों ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल निचले स्तर पर उतर आए हैं। उनका पूरा भाषण समाधान तलाशने के लिए नहीं था, बल्कि राजनीति करने और जिम्मेदारी से बचने पर केंद्रित था। ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी से लोगों के तड़प तड़प कर मरने की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन साल भर पहले यानी 1 अप्रैल 2020 को ही सरकार की ओर से गठित कमेटी ने यह कह दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की कमी होगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र सरकार ने बीते साल 11 सशक्त समूह यानी एम्पावर्ड ग्रुप गठित किए थे, जिन्हें कोरोना से लड़ने के लिए योजना बनाकर उन्हें लागू करना था। एम्पावर्ड ग्रुप 6 की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र, सरकारी उद्यमों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय करना था। इस कमेटी ने 1 अप्रैल 2020 को ही ऑक्सीजन की कमी की चेतावनी दे दी थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में फिर से देश के अधिकतर हिस्सों में बेपटरी हो रहे जनजीवन के बीच गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत सरकार गरीबों को मई और जून महीने में 5 किलो अनाज देगी। इस योजना से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक हर लाभार्थी यानी प्रति व्यक्ति को हर महीने 2 महीने के लिए 5-5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। 5 किलो के अलावा अनाज लेने पर उन्हें चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बीच पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने ही आज सुबह यह बयान जारी किया है। इसने साफ कहा है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए ही उसके पास ऑक्सीजन है। अस्पताल ने कहा कि 60 और मरीज खतरे में हैं और तुरंत इंतजाम किए जाने की जरूरत है। अस्पताल की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर तो ये नहीं कहा गया है कि 24 घंटे में ये मौतें किन वजह से हुई, लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया है कि वेंटिलेटर प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसाई के एक कोविड सेंटर में शुक्रवार सुबह आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में सभी आईसीयू मरीज हैं। बाकी मरीजों को सुरक्षित निकालकर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। वसाई विरार नगर निगम के कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। बिहार में भी कोरोना के कारण स्थिति बदतर हो रही है। इस दौरान बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव रविशंकर चौधरी की कोरोना की चपेट में आने के बाद मौत हो गई है। संक्रमित होने के बाद उनका इलाज पटना स्थित एम्स में चल रहा था। उत्तर प्रदेश में कोरोना से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हर रोज मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच आज फिर यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में यहां 37,238 संक्रमण के मामले आए हैं और 196 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अकेले लखनऊ में ही 5,682 नए संक्रमण के मामले पाए गए। बता दें, लखनऊ में कोरोना के कारण स्थिति बेकाबू बताई जा रही है। हाईकोर्ट ने भी यहाँ लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।